हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। मिशन 100 में जो है हम चल रहे हैं। बड़ा भयंकर मिशन हमारा चल रहा है भैया, है ना। और ऐसा नहीं है कि मिशन भयंकर चल रहा है तो चीजें भी जो है वो बहुत फास्ट पढ़ाई जा रही हो। कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं, मिले जुले कमेंट्स हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैं देखता हूँ लेक्चर के बाद जो आते हैं, उनमें कुछ कमेंट्स में ऐसा है कि सर नोट्स नहीं बन रहे, है ना। मोस्टली ज्यादातर तो बच्चे वही हैं। तो मैंने कहा था मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में, मैंने टीम को बोल दिया है वो ये काम कर लेंगी, चिंता मत करो, आपको प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स बना देंगे। हाँ, कुछ जो चीजें मुझे लगी वो थोड़ी अजीब थी। उसमें यह था कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप तो फास्ट पढ़ाओ, कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं सर आप तो स्लो पढ़ाओ, है ना, नहीं नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाओ। आप कोर्स 1 अप्रैल तक करा दो। देखो बेटा, मेरी बात समझो, 1 महीना मतलब टोटल 30 के करीब लेक्चर तो लगेंगे। अगर हम 16 तारीख को स्टार्ट हुए हैं, अगर हम 16 तारीख को स्टार्ट हुए हैं तो हम करीब करीब 16 अप्रैल तक तो पहुंचेंगे ही। इसमें मैं ये कर सकता हूं कि कुछ 2-3-4 दिन कम कर सकता हूं, मतलब वही 10, 11, 12 तक तो जाएगा। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहें भाई। ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हम मतलब 1 तारीख, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि 1 को खत्म कर दो। यार 1 को खत्म कैसे हो जाएगा? 15 दिन में कैसे खत्म कर दें? देखो, बुरा मत मानना, पर इस बैच के अंदर जो फैक्ट है, रियलिटी है, वो इस बैच के अंदर वो बच्चे भी हैं जो किसी बैच से पढ़े हुए हैं और सिर्फ रिवीजन के लिए ये बैच भी कई बच्चों ने ले लिया होगा। वो तो यही चाहते हैं, उनके पास सब कुछ है, वो ये चाहते हैं कि 1 तारीख तक खत्म कर दो। मैं मानता हूं, लेकिन यहां पे कुछ नया बच्चा भी है। नया बच्चा ये कहता है कि सर हमें तो पूरा पढ़ना है। बात तो उसकी भी सही है। तो यार मुझे लगता है कि 30 लेक्चर तो कम से कम चाहिए यार। 6 चैप्टर के लिए 30 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए। मैं उस 30 को 25 से 30 के बीच में कहीं पे 2-3 अगर मैं कम करूं, कुछ लंबी लंबी लेंथ के कल को मैं बना दूं, 3-3 घंटे के कुछ वीडियोस बना दूं, तो वो एक चांस है कि मैं वहां पे कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स रिड्यूस कर सकता हूं आपके लिए। पर मैंने डे 1 भी बोला था आपको कि 2 तरीके हैं, या तो मैं कंटेंट रिड्यूस कर दूं या फिर मैं जैसा है वैसा पढ़ाऊं। तो यार जो बच्चा सिर्फ इस बैच के जरिए सेलेक्ट होने आया है उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा अगर मैं कंटेंट रिड्यूस कर दूं। तो मैं कंटेंट रिड्यूस कभी नहीं करता, है ना, कभी नहीं करता। मैं इसमें भी नहीं करूंगा ना। मैंने आज से पहले जो क्रैश कोर्स पढ़ाया मैंने उसमें भी नहीं किया। मिशन 100 भी एक क्रैश कोर्स ही है, तो उसमें भी नहीं किया। तो मैं यहां भी नहीं करूंगा। तो आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, आप भरोसा रखिए। देखो यार, चीजों में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। 15 दिन में तैयार किया हुआ, है ना, जिसका पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उस बच्चे के लिए 15 दिन में इनऑर्गेनिक का खत्म होना ना, मतलब फिर उस बच्चे का ही खत्म हो जाना होता है या सिलेक्शन का ही खत्म हो जाना होता है। तो बिलीव मी, है ना, मुझ पे भरोसा रखें आप, है ना। ये मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है भाई। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सो प्लीज मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो मिले जुले जो है कमेंट्स आते हैं। बट ठीक है, मैं जानता हूं मेरे को कैसे क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एफ ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है, तो हम उसको देख लेंगे आज फटाफट से। उसको देखते हुए मैंने आपको ये नोट डाउन करने के लिए दिया था, आपने रूल्स को नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो आज हम फटाफट फटाफट इनके जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेंगे। उसके बाद आता है ये 5 मिनट का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कुछ एलिमेंट्स के जो कि 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर रखते हैं, उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। उनके अपने नाम भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अपने खुद के नाम नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले उनके नाम फिक्स नहीं थे, तो आईयूपीएसी ने एक रूल निकाल दिया था कि ऐसे नाम लिखो। अब उनके अपने ऑफिशियल नाम भी आ चुके हैं और आईयूपीएसी का ये नियम भी आज भी है। अब हमारे पास 2-2 काम हो गए, ये भी हो गया और उनके ऑफिशियल नाम याद रखना भी हमारा काम हो गया। एफ ब्लॉक की बात करते हैं। प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पहले ही बताया था, लेआउट को, डिजाइन को मेंटेन रखना है। दूसरा, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो है वो एक साथ एक सिंगल कॉलम में आ जाए, और सिंगल कॉलम वो कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप होता है, जिसमें सारे एफ ब्लॉक वाले एक साथ डाल दिए गए। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसमें ये वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरता है, मतलब एस में पहले जाएगा, फिर एफ में जाएगा, फिर डी में जाएगा। ऐसा ही होता है। एनएस, अरे भाई आप जानते हो ना क्या होता है, एनएस n-2f और n-1d और nf np, यही होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां भर रहे हो, मतलब ये भर जाएगा पूरा, तब इसमें आएगा, इसमें तो बाद में जाएगा। मतलब ये नॉर्मली जो है तो खाली रहना चाहिए।
मतलब n-1d जीरो होना इज नॉर्मल। अगर 1 है या और 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर इसमें कभी कभी आ जाते हैं, एक एलिमेंट में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, है ना, हम देखेंगे वो थोरियम होगा 90 नंबर, ठीक है। तो NF n-2f फिर n-1d और फिर np। अब सीक्वेंस ये कहता है कि पहले ये पूरा भरेगा, तो देखो ये तो पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको हर ब्लॉक में, हर f ब्लॉक के एलिमेंट में ये पूरा भरा हुआ होगा। फिर यहां पे 1 से लेके 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद इसमें आने चाहिए, ये पूरा भरेगा, जब ये भर रहा होगा दुनिया उसे एफ ब्लॉक कहेगी। फिर यहां पहुंचेगा, फिर इसमें 1 से 10 भर रहे होंगे, दुनिया उसे डी ब्लॉक बोलती है, जो कि हम कर चुके हैं। फिर इसमें 1 से 6 भर रहे होंगे, दुनिया उसे पी ब्लॉक बोलेगी, जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के इसको भरने के बाद ही इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करोगे आप। लेकिन अगर इसमें पहले ही यहां पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और इस दरमियान अगर इसमें एक आध इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसका मतलब है फिर वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो याद रखिएगा, ये डी में इलेक्ट्रॉन होना एफ ब्लॉक के लिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक तो वो होता है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करेगा, लेकिन अगर कहीं पे डी में कर रहा है तो फिर उसे नियम से डी ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन उसे फिर हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, वो नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल्सो नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, बिकॉज इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जो भी आपकी n की वैल्यू है उससे 2 कम में अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। मतलब एक n होता है, एक n से 1 कम होता है और एक n से 2 कम होता है। तो इसका मतलब है ये 2 कम यानी कि 2 कम के अंदर जा रहा है, तो इसलिए इन्हें ट्रांजिशन भी नहीं इनर ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर की शेल में जा रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर वाली से एक और अंदर और उससे भी अंदर में जा रहे हैं। तो एक कम में जब जाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, इसमें भरना ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ये उससे भी अंदर है तो और ट्रांजिशन के भी इनर बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, ठीक है। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां डाला गया है बेटा? थर्ड ग्रुप में डाला गया है। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? 2 तरह के। तो देखिए आपके सामने, मान लीजिए मैं इसके अलावा और एक्स्ट्रा एक चीज बताऊं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2f सबशेल, ठीक है। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा, क्या होता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या होता है? ns2 होता है, n-2f, है ना, 1 to 14 होता है, और n-1d जो है 0 या 1 होता है। नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमने देख लिया। 2 तरह के होते हैं बेटा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड होते हैं आपके सीरियम टू ल्यूटेशियम वाले, और ये होते हैं आपके थोरियम टू लॉरेंशियम वाले। मतलब ये 90 टू 103 वाले हैं, और ये आपके कौन से हैं? 58 टू कौन से? 71 वाले हैं। इनका पीरियड 6 है, इनका पीरियड 7 है। ग्रुप इनका तीसरा ही है, ग्रुप तो इनका तीसरा ही है, इनका ग्रुप भी तीसरा ही है, यानी कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव थर्ड ग्रुप ओनली। तो कभी भी इनका इन एटॉमिक नंबर्स का कभी ग्रुप पूछे तो तीसरा ही होगा, ठीक है भाई। क्या चेंजेस होंगे वो यहां पे लिखा हुआ है। अब हम डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। पहले हम लेंथेनॉइड्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे कौन से हैं? लेंथेनॉइड्स की बात कर लेते हैं। लेंथेनॉइड्स में, क्योंकि इनका पीरियड कौन सा है? छठा है। इनका पीरियड कौन सा है? छठा है। तो 5वें पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होगी? ज़ीनोन, जो कि भर चुकी होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास 6s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 4f में जाएंगे, फिर 5d में जाएंगे। 6p की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो फिर p ब्लॉक का ही हो जाता है, तो इसको तो मैं यहां से हटा देता हूं। ये 3 सब शेल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, जिसमें ये सबसे पहले भर जाएगी। यहां पे वेरिएशन चलेगा 1 to 14, और इनमें कुछ कुछ जगहों पे चेंजेस आएंगे, जो कि मैं बता दूंगा कैसे आएंगे। यहां तक सीधा सीधा फंडा है, ये तो सब में कॉमन होगा, कॉमन इन ऑल। कॉमन इन ऑल मतलब अब तक 56 सब में होंगे। अब तक 56 क्या होंगे बेटा? अब तक 56 सब में होंगे। अब तक 56 क्यों? क्योंकि 54 तो ये प्लस 2 ये, तो 54 प्लस 2 हो जाएंगे क्या? अब तक 56 सब में होंगे, 54 और प्लस। अब ये कैसे लिखे हुए हैं? ये तो अरेंज कर रखे हैं 4 5 6 के हिसाब से, मतलब शेल नंबर के हिसाब से अरेंज कर रखा है इनको। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता तो पहले 6s में ही है, यानी इनको मैंने पहले ही भर दिया, देखो। यानी ज़ीनोन और 6s2 तो कंप्लीट है।
अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? 1 2 3 4 से लेके 1 से लेके 14 तक ही एक्सपेक्ट करोगे, और क्या हो सकता है इसमें भाई? 14 एलिमेंट्स है तो 1 से लेके 14 तक ही इसमें तुम क्या करोगे? एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि F0 to 8 नहीं होता है ना, 7 और 14 जो है वो रिपीट होगा। अब इसको और अच्छे तरीके से, अगर ये आपको इस तरह से याद नहीं रहता है तो मैं आपको और किसी तरीके से बता देता हूं कि मान लो अब तक 56 सब में भरना है ना, अब तक 56 सब में भरना है, कॉमन इन ऑल, है ना। सिनेमा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबशेल, है ना। और याद रखना है नोट लगा के, सिनेमा गदर लुट गई में D1 होगा, मतलब सिनेमा गदर लुट गई, इनको D1 कर दो, इनको क्या कर दो बेटा? D1 कर दो। देखो कौन सा है, एक तो सीरियम है, इसे D1 कर दो, एक गैडोलिनियम है, इसे D1 कर दो, और एक ल्यूटेशियम है, इसे D1 कर दो। अब आप खुद सोचो, जहां आप ये इलेक्ट्रॉन डाल चुके हो, जहां पे आप ये वाला इलेक्ट्रॉन डाल चुके हो, तो काउंट करो, इसका नंबर होता है एटॉमिक 58, इसका 59, इसका 60, 61, 62, 63, 64, है ना, 65, 66, 67, 68, 69, है ना, 70 और 71 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4f में डालने हैं, और सबके अंदर 56 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं। ये 6s2 और जिनोन मिला के, है ना, 6s2 और जिनोन मिला के, याद रखना 6s2 और जिनोन मिला के, 6s2 और जिनोन मिला के, ये मिला के 56 इलेक्ट्रॉन्स तो भर चुके हो आप, सबके अंदर 56 है। अब 56 के बाद 58 चाहिए, और 58 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इस भाई में पहले से ही कह रहा है कि मेरे को एक डी में अंदर चाहिए, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है मेरे को डी में एक दे दो, बाकी किसी के डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कह रहा है मुझे एक दे दो। तो अब हमारे पास है क्या, आप खुद बताओ। 56 को 58 बनाना है, 56 ये दोनों मिलके हो गए, तो फिर यहां पर एक आ गया तो 57 हो गया, तो फिर एक ही बचेगा यहां पे, तो ये लो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये सही हो गया, ठीक है। फिर ये देखो 59 हो गए क्या, इसको देखो 59 हो गए क्या, इसको देखो जरा, ये देखो 59 नहीं हुए, क्या कह रहा है, जिनोन और 6s2 मिला के 56 हुए, 56 में कितना जोड़ूं कि 59 हो जाए, तो बोले सर 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है वहां पे 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता ना, 0 इसको 0 ही रखना है, क्योंकि एक डी के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको इन 3 में ही भरने हैं। अब आप कह रहे हो कि इसका डी 0 ही रहेगा, अब 0 ही रहेगा और उसके बाद 59 करना है, तो फिर यहां 2 नहीं आएगा, यहां 3 आएंगे सीधे, कितने आएंगे बेटा, 3 आएंगे, देखो 3 हो गया, तो F2 हुआ ही नहीं ना, फिर इस हिसाब से तो 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन F2 भी तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहां कितना हो जाएगा, देखो ये देखो ये कितना है, ये देखो जरा, क्या 3 और 3 रिपीट होंगे क्या, नहीं, 3 और 3 रिपीट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है 3 और 3 रिपीट नहीं होंगे, तो फिर इसको 4 बनाना पड़ेगा बेटा, इसको भी 4 ही बनाना पड़ेगा। फिर क्या 4 और 4 रिपीट होंगे, नहीं, तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल 5 बनाना पड़ेगा। क्या 5 और 5 रिपीट होंगे, नहीं, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा। आप काउंट कर लीजिए ना, जिनोन और 6s2 हो गए 56, 56 और 6 ही तो 62 होंगे, इनमें तो भरना नहीं है, इनमें तो सिर्फ 3 जगह पे ही आएगा, वो हमने कर दिया पहले से। फिर आपके पास क्या, आप मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या 6 और 6 रिपीट है, नहीं सर, तो ये 7 आएगा। क्या 7 और 7 रिपीट है, हां, अब इसे 8 हो सकता था, पता है, ये 8 हो सकता था, अगर यहां 8 होता तो काम हो जाता, लेकिन नहीं, उस 8 की जगह पे ये 7 हुआ और एक इधर आ गया। तो अगर आप काउंट करते हो तो देखो कितना हो जाएगा, 64 हो रहा है क्या, ये देखो जिनोन 54 प्लस 2 56, 57 है ना, और 7 64, तो ये भी परफेक्ट है, 7 और 7 रिपीट भी हो गया, चलो ये भी सही बात है। अब ये कह रहा है 8 नहीं होगा, अब जाहिर सी बात है, आप खुद ही देख लो 65 हो रहे हैं क्या, आप खुद सोच लो, आप खुद सोच लो, अगर ये 54 है और ये 2 है तो 56 हो गए, 56 और 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं, मतलब एक कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है 9 होगा, और क्योंकि 9 जो है
वो रिपीट नहीं है तो ये 10 होगा, 10 भी रिपीट नहीं है तो ये 11 होगा, 11 भी रिपीट नहीं है तो 12 होगा, 12 भी रिपीट नहीं है तो ये 13 होगा। और ये 13 अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं है, यहां भी 14 चाहिए, और 14 अपने आप में वापस यहां पे 15 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो एक उधर बैठा है, तो इसका हिसाब से ये 15, ये 14 14 रिपीट हो गए। देखो ये 14 14 रिपीट हो गए। ये दोनों चीजों को मैच कर सकते हो आप। ये क्या कर सकते हो आप, दोनों चीजों को इस तरह से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। क्या याद रखना है, 56 सब जगह होंगे, 56 तो सब में होंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि f में, यहां पे d में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बस इन तीन में एक एक रखना है, बाकी सारे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आप अपने आप 4f में डाल दो। ऐसे मैंने तो सीक्वेंस में काट काट के बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा आप यहां डाल सकते हो। जैसे मतलब मान लो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं 61, और आपको पता है कि 61 में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें 54 हो गए, इसमें 2 हो गए, तो बचे हुए 5 ही होंगे, तो आप डायरेक्ट यहां 4f5 ही लिख दोगे, तो अपने आप चीजें खुद ही समझ जाओगे। मैंने तो इसको पहले 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के फिर इसको कट कर करके बनाया है, लेकिन आपको अगर यह पता है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाएंगे इन तीन का ध्यान रखते हुए, तो आप बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4f में डाल सकते हो। कैसे, दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, अब तक 56 सब में होंगे, तीन में एक एक डालना है, और फिर बचे हुए जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब 4f में डालने हैं। आपको किसी भी लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कहीं से कहीं तक कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। जब आप ऐसा कर लोगे तो आप खुद देखोगे कि 0 2 8 नहीं है, और 7 और 14 जो है वो रिपीट हुआ है। ये आपका एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद आता है क्या, ये वाला, इसके अंदर भी आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या है ना, याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक तो क्या है कि अब तक मतलब इसमें देखो 88 तो सब में होंगे, 88 बोले तो रेडॉन 56, सॉरी रेडॉन 86 प्लस 7s2 यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 88 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब में होंगे। मतलब यहां से ये वाला, ये 88 इलेक्ट्रॉन्स तो सब में ही होंगे, बाकी के डिफरेंसेस निकालने हैं 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 MD 102 और 103। ठीक है भाई। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये रखना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 5f, नोट लगा के लिखना है, नोट स्पेशल केस, थोरियम 90 में D2 होगा। इसके अलावा जो आपके पास 91, 92, 93, 96 और 103, इनमें क्या होगा, D1 होगा। कौन कौन से हैं ये आपका, ये देखो, ये हो गया आपका Pa, ठीक है, ये हो गया आपका यूरेनियम, ये हो गया आपका नेपच्यूनियम, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया लॉरेंशियम। ठीक है बेटा, इनका ध्यान रखना है, मतलब 5 ये और एक ये, और ये तो यूनिक है, इसको तो D2, मैंने कहा था ना एक एलिमेंट है जिसमें D2 आएगा। तो आप देखो ये कह रहा है F1 5 और 8 नहीं होगा, अब F1 होगा ही नहीं, तो आप खुद सोचो, इसमें आपको पहले से ही 2 कर देना है ना। किनका ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है बेटा, तो इसको आपको पहले से ही 2 कर देना है, ठीक है, 2 कर देना है। उसके बाद यहां पे 1 करना है, यहां 1 करना है, यहां 1 करना है, और उसके बाद 96 में 1 करना है, और उसके बाद 103 में 1 करना है, बाकियों में सब में 0 है। अब जरा ऊपर देखो, 90 करने हैं, 88 तो ये हो रहे हैं दोनों, तो इस हिसाब से तो ये तो फिर 91 हो गए, तो इसका मतलब है यहां पे ये नहीं होगा, इसे हटा दो और इसे कितना कर दो, 0 कर दो। लो, तो इसीलिए बोला उसने कि F1 तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं। सीधी कहानी कहां से शुरू होगी वो देखो, अब 91 करना है हमको, हमको क्या करना है बेटा, 91 करना है। देखो जरा हो रहे हैं क्या 91, क्या 88 तो इन दोनों के हो गए, ठीक है,
यहां पे 2 मिला के 90 हो गए, ये 1 हो गया। हाँ तो ये तो हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे 92 हो रहा है क्या, 92 हो रहा है क्या, देखो जरा, ये 88 हो गए, ठीक है, 88 और ये 1 89 है ना, 89 और 3 ये भी सही है। फिर यहां देखो ये 4 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। अब वो कह रहा है कि 94 करके देखो, अब 94 करके देखो, 94 कैसे होगा, 88 हो गए, 88 में कितना जोड़ू, 5 जोड़ूंगा तो 93 ही होंगे, इसका मतलब है यहां 6 होगा, मतलब 5 होगा ही नहीं, वो कह रहा 5 है ही नहीं। हाँ तो 5 नहीं होगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ 5 आ ही नहीं सकता, यहाँ 6 आएगा। अब 6 और 6 तो रिपीट है नहीं, आप अगर हिसाब भी लगाओगे इलेक्ट्रॉन्स का तो ये 7 होगा, लेकिन 7 और 7 रिपीट है, क्योंकि 7 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 7 और 1 मिलके 8 हो गए, 8 और 8 रिपीट, मतलब F8 भी नहीं होगा, ये देखो F8 भी नहीं है, तो F8 की जगह आपको 9 करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 10 करना पड़ेगा, 11 12 13 और ये 14, और 14 के बाद 15 हो नहीं सकता, तो वैसे भी वो एक उधर चला गया। देखो अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये बन गया है सारे कॉन्फ़िगरेशन, और अगर आप इस चीज से ध्यान रखोगे तो भी बन जाएंगे। मैं आपको उठा के बीच में से कुछ भी दे दूं, 98 दे दूं, मैं आपको सीधा बोल दूं 98 का लिखो, आप 98 का सीधा लिख सकते हो, पता है क्या लिख सकते हो आप डायरेक्ट लिखो रेडोन, रेडोन को लिखते ही दिमाग में रखो भर दिए मैंने 86 तो, ठीक है, और बोले कि 7s2 भी होगा ही होगा, ये भी बात सही है, मतलब 88 तो भर दिए, 88 आउट ऑफ 98 फिल हो चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, और बोला हुआ है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स 5f में जाएंगे। तो यहां पे अगर मैं यहां पे 5f लिखता हूं, है ना, और ये 98 इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कोई डी में दिक्कत आएगी, नहीं है, है ना, 90 है तो D2 है, और इनमें है जो D1 है, मतलब इसके 6D में भी कुछ नहीं है, ये पता चल गया। अरे तो फिर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यही आएंगे ना, वही है, देखो वही है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको इसमें सीक्वेंस में काट काट के दिखा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि एक के बदले दूसरा कट रहा तीसरा कट रहा, नहीं नहीं नहीं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब है, आपको बीच में से कोई भी एटॉमिक नंबर उठा के दे दूं, और अगर ये 2-3 रूल्स आपको पता है, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, आप ट्राई करना, नहीं लिखो तो नाम बदल देना, ठीक है भाई। चलिए अब समझ आया क्यों लिखा होता है ये आईओसी बड़े आराम से, ठीक है बेटा, आईओसी बड़े आराम से। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कह रहा है 4f में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली कहां भरते हैं, लेंथेनॉइड्स में भरते हैं, हो गया ये भी सवाल, देखो डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल। फिर क्या कह रहा है, ये सब इनर्ट गैस से एक एक कम वाले होते हैं, इनको हैलोजेंस बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैस से एक एक कम वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 वाले होते हैं ये, और इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं, FCl Br I, है ना, ग्रुप 17 है, ये सब हैलोजेंस होते हैं, इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड, तो फिर थर्ड पीरियड में तो 0 ही होंगे ना, तो ये तो पागल बनाने वाली बात कर दी, जब वो अगला कह रहा है मैं तो चौथे पीरियड से स्टार्ट होता हूं स्कैंडियम से, तो फिर थर्ड पीरियड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक ही नहीं आता, जाके चेक कर लो, क्यों, क्योंकि SP तो तीसरे में तुम SP ही बोल रहे हो, SDP थोड़ी बोल रहे हो, हाँ तो D का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बेटा वहां पे। टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन F ब्लॉक 28, 14 लेंथेनॉइड्स 14 एक्टिनॉइड्स, यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू S ब्लॉक, S ब्लॉक वाला पीरियड स्टार्ट करता है, एस ब्लॉक वाला एलिमेंट जो होता है वो पीरियड स्टार्ट करता है, और जस्ट उसका अगला एक होता है, मतलब जो इनर्ट गैस का अगले 2 एटॉमिक नंबर होते हैं ना, जैसे 36 इनर्ट गैस है तो ये तो नहीं हो सकता, 68 भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 54 इनर्ट गैस है तो 55 हो सकता है, 56 भी हो जाएगा, 55 हो सकता है, 56 भी हो जाएगा, 87 हो सकता है, 88 भी हो जाएगा, जो भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है उसके अगले 2 एटॉमिक नंबर ही तो एस ब्लॉक होंगे, क्योंकि आपका कोई भी पिछला पीरियड यहां खत्म होता है इनर्ट गैस पे, यहां खत्म होता है किस पे, इनर्ट गैस पे, और अगला पीरियड जो शुरू होता है वो एस ब्लॉक से शुरू होता है, तो ये दोनों ही जो होंगे वो एस ब्लॉक के ही होंगे, तो जहां कहीं पे भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर आपको पता है उसके अगले 2 एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक के मिल जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से होता है।
तो सिंपल सी बात है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको बोल ही दिया कि याद करने ही है। फिर आता है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ये आपने नोट कर लिया है, अब चुपचाप इसको आ जाओ, इसको धीरे धीरे फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। आइए, कि जब एटॉमिक नंबर दिया हुआ तो क्या करें, पहले ही पता है, किसी भी एटॉमिक नंबर का पीरियड नंबर निकालना है तो अगली इनर्ट गैस का पीरियड नंबर जो होता है वही होता है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं सर, हमें पता है पीरियड नंबर निकालना, तो हमें आ गया, छोड़ो। उसके बाद अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो हम जेड, जो हमारा एटॉमिक नंबर गिवन है उसमें 18 जोड़ेंगे और उसमें से अगली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। ये माइनस है, आपने नोट किया होगा, ध्यान रखना, ये माइनस है, इसे करेक्ट कर देना, करेक्शन कर देना, इसे माइनस है, करेक्शन कर देना बेटा, ये माइनस है, करेक्शन कर देना, करेक्शन कर देना, करेक्शन कर देना, एरो नहीं है, माइनस है, करेक्शन 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 कर देना। कौन सा करेक्शन है, एरो नहीं है, माइनस है, ठीक है बेटा, एरो नहीं है, माइनस है, वरना गलत समझ जाओगे। ये फॉर्मूला ऐसा है, जेड गिवन प्लस 18 माइनस है बेटा, ये जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है बेटा, जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, जब आप ग्रुप नंबर निकाल दोगे इस फॉर्मूले से, तो आपको भी पता है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 तो होते हैं एस ब्लॉक में, 3 से लेके 12 तक होते हैं डी ब्लॉक में, और 13 से लेके 18 तक होते हैं पी ब्लॉक में। जाके चेक करो, 1 से लेके 18 तक की जो हमने गिनती लिखी है ना, उसमें पहले 2 एस ब्लॉक हैं, 3 से 12 यानी कि 10 जो ग्रुप हैं वो डी ब्लॉक हैं, और 13 से 18 यानी कि जो 6 हैं वो पी ब्लॉक हैं। और जिस सब शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने ही ग्रुप हैं। देखो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही ग्रुप बन सकते हैं। डी में 10 आ सकते हैं, 10 ग्रुप हैं, 3 से लेके 12 तक काउंट कर लो, 10 होते हैं। पी में 6 आ सकते हैं, 13 से लेके 18 तक काउंट कर लो, 6 ही बन सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे 3 में तो एफ ब्लॉक भी आता है, आपने सिर्फ डी क्यों लिखा? सिंपल है, एफ ब्लॉक तो बेचारा खुद ही कह रहा है कि मेरा तो एटॉमिक नंबर देख बड़े भाई, एटॉमिक नंबर देख, एटॉमिक नंबर से मेरे लिए ना तो तुझे कोई फॉर्मूला लगाना है ना कोई बात। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपको कोई एटॉमिक नंबर मिल जाए, जैसे ही आपको कोई एटॉमिक नंबर मिल जाए और वो एटॉमिक नंबर आपका 58 से 71 या उनके बीच का हो, तो वो लेंथेनॉइड ही होगा। उसका पीरियड जो है वो जरूर 6 होगा, ग्रुप इसका तीसरा ही होगा, ब्लॉक एफ ही होगा। वहीं पे अगर 90 से 103 या उनके बीच का कोई भी एटॉमिक नंबर मिल जाता है, वो एक्टिनोइड ही होगा। सिर्फ एक पीरियड अलग होगा, हमें पता है ग्रुप तो इसका भी तीसरा ही होता है और ब्लॉक इसका भी एफ ही होता है, तो कोई चेंज नहीं है सिवाय पीरियड के। तो ये तो एटॉमिक नंबर देख के ही पता लग जाएगा, फिर आप ये इतनी माथा भोड़ी क्यों करोगे? तो एफ ब्लॉक वाला तो कह रहा है भाई मेरे लिए क्यों ग्रुप निकाल रहा है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर से पता कर लियो। फिर एक और जुगाड़ है, एक और जुगाड़ है। जुगाड़ क्या कह रहा है, जुगाड़ क्या कह रहा है, ये देखो, ये फटाफट करने के तरीके हैं, ये एमडीजे तो है बेटा। जुगाड़ क्या कह रहा है कि 104 से लेके 118 तक आपको ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट ही देखना है, और पीरियड तो 7वां हो गई। अब लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, 04 मतलब चौथा ग्रुप, 05 5वां ग्रुप, 06 7वां ग्रुप, 110 10वां ग्रुप, 111 11 ग्रुप, 112 12 ग्रुप, लास्ट 2 डिजिट, 113 13वां ग्रुप, 114 14 ग्रुप, 15 15 ग्रुप, 18 18 ग्रुप। ये ग्रुप नंबर बताता है। क्या बताता है बेटा? ये ग्रुप नंबर बताता है। और इसके अंदर याद रखना कि 104 से लेके 112 तक तो डी ब्लॉक के होंगे, और 113 से लेके 118 तक पी ब्लॉक के होंगे, क्योंकि वो तो ग्रुप नंबर से ही दिख जाएगा, ब्लॉक तो ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग निकल ही जाएगा। ये रहा, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको डू नॉट अप्लाई फॉर जेड अप टू 12 तक आपको नहीं लगाना है। मैग्नीशियम तक जो है वो आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी, अरे तो 12 तक क्या तेरे को याद नहीं होता? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये लिए रहा। अब इसमें क्या हो गया? क्या पहली वे लोग तो कहते हैं 30 तक याद करो, मैं तो 12 तक के लिए कह रहा हूं ये फॉर्मूला मत लगाना, 12 तक के लिए कह रहा हूं फॉर्मूला ये मत लगाना। हाँ, एक चीज जो अच्छी है वो ये बताओ कि अगर सर इसमें रिजल्ट माइनस में आ गया तो क्या करेंगे? अगर इसका रिजल्ट इफ रिजल्ट
comes in negative, then use 32 instead of 18 in formula. क्या करना है, 32 की जगह आपको 18 की जगह आपको 32 यूज करना है। यहां वैल्यू बढ़ा देनी है आपको, 18 की जगह क्या करना है बेटा, 32 यूज कर देना है। ठीक है, तो सर ऐसा कोई होगा क्या, अभी बता दें आपको। जैसे मान लो मैं यहां पे 57 लिखता हूं, एग्जांपल 57, ठीक है ना, 57 लिख दिया भाई। 57 में सबसे पहले पीरियड निकालो, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है, नेक्स्ट इनर्ट गैस इसकी 86 आएगी, जिसका पीरियड 6 होता है, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है भाई, 6th पीरियड हो गया, पीरियड तो निकल गया। अब क्या निकालोगे, ग्रुप। ग्रुप निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 57 प्लस 18 माइनस 86, यही लगाओगे। कितना हो जाएगा ये, 57 और 10 67 और 8 75, 75 माइनस 86 कितना हुआ, -11 हो गया। -11 हो गया तो इसका मतलब है हम ये चीज नहीं लगा सकते, हम इसको चेंज करेंगे। अब हम 57 की जगह 57 में 18 की जगह 32 ऐड करके 86 निकालेंगे। अब हमारा ये आ जाएगा 89 माइनस 86, तो आएगा 3 नंबर। ये हो गया आपका ग्रुप थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा, ग्रुप थर्ड हो गया। और ग्रुप थर्ड है और एटॉमिक नंबर वो वाला एफ ब्लॉक वाला तो है नहीं, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक हो जाएगा डी। और कोई आपको देखना है, मान लीजिए 32 निकाल दीजिए आप, है ना, 32 कर दीजिए। बताओ 32 कैसे करोगे। नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है 36 क्रिप्टन। कौन सा पीरियड होता है बेटा इसका, 5वां, नहीं सॉरी, इसका कौन सा पीरियड होता है, 4th। इसका पीरियड कौन सा होता है, 4था पीरियड होता है। ठीक है, तो इसका भी पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4। अब आपको ग्रुप निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 32 में 18 ऐड कर दोगे, माइनस आप 36 करोगे। देखो जरा कितना हो रहा है, 32 प्लस 18 कितना होता है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 50। 50 माइनस 36 कर लो, कितना हो जाएगा 14। ये 14th ग्रुप आ गया आपका, 14th ग्रुप। 14th ग्रुप कहां से होता है, 14th ग्रुप पी ब्लॉक से होता है। तो आपने क्या निकाल दिया, बोले पीरियड निकाल दिया, आपने ग्रुप निकाल दिया और आपने ब्लॉक निकाल दिया, इस तरह से। और ये उन बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है जिनका अच्छा खासा होल्ड हो जाता है पीरियोडिक टेबल पे, उन बच्चों को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, दिक्कत नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको करना है आप कर सकते हो। ये वाली मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अपन ये करेंगे, तो जैसे आज भी ये आपके लिए मैं आपको बताता हूँ 68 है। सबसे पहले हमेशा जो भी एटॉमिक नंबर है देखा करो कि अरे यार ये वाला तो एफ ब्लॉक का है, ये इनको स्टार लगा दो, इनके लिए कुछ नहीं करना। आपको पीरियड यहां पे सीधा क्या कर देना है, 6 कर देना है, और आपको यहां भी पीरियड क्या कर देना है, बोले 6 कर देना है। ये काम आप नेक्स्ट इनर्ट गैस से भी कर सकते हो कि 68 के आगे 86 भी आएगा से, लेकिन ये तो एटॉमिक नंबर ही ऐसे है जो आपको वैसे ही बता देते हैं। जैसे 95 है, ये 7वें पीरियड में होगा। और सबसे बड़ी बात है, इनका ग्रुप तो तीसरा ही होता है बेटा, क्योंकि इनका ब्लॉक जो है वो एफ ही होगा। तो ये 3 तो यूं ही सलट गए, बिना किसी फॉर्मूले के 3 यूं ही सलट गए। बाकियों में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसे ये 35 है, 35 के हिसाब से पीरियड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आप खुद सोचो। 35 के हिसाब से जो पीरियड निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, 4th पीरियड निकलेगा, है ना, 4th पीरियड निकलेगा, 4th पीरियड, है ना, चौथा पीरियड निकलेगा, चौथा पीरियड निकलेगा। ठीक है, ग्रुप कौन सा निकलेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा। 36 का ग्रुप 18वां होता है, तो ये एक पीछे ही तो है, एक पीछे मतलब 17वां ग्रुप हो गया ना, ये देखते। और ब्लॉक कौन सा हो गया, पी हो गया। थोड़ा बहुत जो कि इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आसपास के एटॉमिक नंबर का आइडिया तो वैसे ही दे देते हैं। और अगर आप फिंगर्स पे काउंट करके भी ग्रुप नंबर निकाल दोगे वो तब भी निकल जाएगा। 83, खुद सोचो 83 है यहां पे, 83 है यहां पे। अब आप 86 आपकी इनर्ट गैस होती है, तो उस हिसाब से ये तो 6ठे पीरियड का तो हो गया। 86 आपकी 18वें ग्रुप में होती है,
है ना। 86 आपका 18वां ग्रुप होता है। आप लगा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी लगा देना बेटा आप ग्रुप के लिए, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं। 86 आपका इनर्ट गैस होता है, उसका 18 ग्रुप होता है। फिर पीछे आओ 85 17वां ग्रुप हो गया। फिर पीछे आओ 84 16वां ग्रुप हो गया। फिर पीछे आओ 83 15वां ग्रुप हो गया। आप फॉर्मूला लगा के निकाल देना, वो तब भी आ जाएगा। फिर आता है 56। 56 तो वो नंबर है जो एटॉमिक नंबर जो इनर्ट गैस के अगले दो में फिट होते हैं, क्योंकि 54 इनर्ट गैस होती है, उसके आगे 55 56, मतलब ये तो अगले जस्ट अगले दो नंबर है। अच्छा, तो इसका मतलब है पहली चीज पीरियड तो देखो इसका भी 6 हो गया, है ना, क्योंकि अगली इनर्ट गैस तो इसकी भी 86 ही आएगी, पिछली 54 थी, तो पिछली का पीरियड 5 था, तो इसका आप 6 कर सकते हो, पीछे वाले से 1 बढ़ा के भी आप देख सकते हो, आने वाली का तो सेम होगा। उसके बाद अब क्योंकि ये अगले दो नंबर है तो ग्रुप आप मुझे सोच बताओ, एस ब्लॉक में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप तब होता जब ये 55 होता, अब ये 56 है तो दूसरा ग्रुप हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, आप उससे भी निकाल सकते हो, है ना, और ये एस ब्लॉक हो जाएगा, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मैं आपको कह रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं चीजें। 25 के आगे आने वाली इनर्ट गैस वही होती है चौथे नंबर की, मतलब सॉरी पीरियड नंबर 4 होता है तो इसका भी 4 हो जाएगा। 36 आती है ये कहां आती है 36। अब जिसको ये पता है कि 25 वो 21 से शुरू होता है, तीसरा ग्रुप स्कैंडियम से, वहां से कैलकुलेट करते चलोगे, वहां से अगर आप कैलकुलेट करते हुए चलोगे तो ये कौन सा ग्रुप आएगा, तो 21 22 23 24 25, यानी कि 3 4 5 6 7, तो ये 7वां ग्रुप आएगा। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डी ब्लॉक का हो जाएगा। 109 111 फिर से हमारा काम आसान कर देंगे। 104 से लेके 118 तक हमें कुछ देखना ही नहीं है ना, हमें पर देखना ही नहीं है कि पीरियड तो 7वां ही होगा, उसके अलावा जो लास्ट 2 डिजिट है, इसकी 9 है, इसकी 11 है, वो ग्रुप होगा। 9 नंबर वाला डी में आएगा और 11 वाला भी डी में आएगा, क्योंकि 13 से 18 वाला पी में आता है। ये लो हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया, लो हो गया ये ग्रुप पीरियड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, आप कोई भी एटॉमिक, जिस बच्चों को ये लगता है कि मैंने प्रैक्टिस कम कराई है, इतने सारे एटॉमिक नंबर रखे हुए हैं 118 तक, तेरी मर्जी है। हाँ, 12 वाले के लिए 12 तक फॉर्मूला मत लगाना, 1 से लेके 12 तक फॉर्मूला मत लगाना, 13 से लेके 118 तक तेरी मर्जी है, तू जो एटॉमिक नंबर सोच के प्रैक्टिस करना चाहता है कर ले, ठीक है। तो इसमें यह मत सोचना कि मैंने प्रैक्टिस कम करवाई है, तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा केस यह है कि जब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन देके, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन देके ये तीनों चीजें पूछें कि बताओ पीरियड क्या, ब्लॉक क्या, ग्रुप क्या, तब क्या करोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन देके पूछने का तो ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, उससे एटॉमिक नंबर बन जाता है, और वो केस 2 को केस 1 पे स्विच कर देते हैं, और वहां से उसको डिटेक्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग भी सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप मेन एग्जाम में किसी भी तरह से करो, आंसर आना चाहिए। लेंदी मेथड है, क्या पता कुछ चीजें जो है वो इजीली मिल जाए। इसमें ये कह रहा है कि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना एन की, उसमें जो ये नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, ये जो आगे वाले नंबर्स होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो उसका पीरियड होता है। नोट लगा के लिख देना, इसके अंदर नोट लगा के लिख देना पैलेडियम के लिए, पैलेडियम के लिए नोट लगा के लिख देना कि पैलेडियम एक ऐसा केस है, पैलेडियम एक ऐसा केस है जो क्या करता है, इसका एटॉमिक नंबर क्रिप्टन होता है, और उसके बाद आपको सीधा यहां पे 4d10 दिखता है। अब इसमें ऐसा लगता है हमें कि पीरियड नंबर 4 लिख दें क्या हम, नहीं, पीरियड नंबर 5 ही होगा इसका, क्योंकि इसमें बिकॉज इसमें जो है ना, क्योंकि इसमें 5s जो है वो 0 होता है बेटा। अब ये पीरियड, अब जिन बच्चों को ये पता है कि क्रिप्टन 4th पीरियड की होती है, उसके बाद जो आ रहा है वो 5th पीरियड ही है, और कुछ बच्चों को ये भी पता होता है कि डी जो होता है वो n-1 होता है, तो n-1 मतलब ये 4 है। ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, एकमात्र कॉन्फ़िगरेशन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है इस लाइन के लिए, कि जो कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम एटॉमिक मैक्सिमम वैल्यू आप देखते हो
उस n की, वो पीरियड होता है। यहां पर ये पैलेडियम के लिए ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनली इसका 5s 0 होके 2 बार कटता है ना बेटा इसका, तो ये ऐसा हो जाता है। अब ये 0 हो जाता है तो दुनिया लिखती नहीं है, इसको लिखती नहीं है तो हमारे सामने तो ये ऐसा ही बन के आता है, और ऐसा बन के आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका स्पेशली ध्यान रखना है, ब्लॉक जो है वो डिसाइड होंगे किससे, कि किस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, उसी से ब्लॉक डिसाइड होता है। ये तो खैर नियम भी है। फिर बात आता है कि हम ग्रुप नंबर कैसे निकालें। ठीक है, हम ग्रुप नंबर कैसे निकालें? तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसमें ग्रुप नंबर बाद में निकलता है, पहले ब्लॉक डिसाइड होता है। कॉन्फ़िगरेशन को देख के थोड़ा समझना होता है कि अच्छा, अगर आप ये देख रहे हो कि NP5 है तो इसका मतलब है मैं आपको ऐसे डिसाइड कर लेता हूं, मैं यहां पे आपको MDJ दे देता हूं। और वो MDJ क्या है वो सुनो। MDJ ये है कि इफ NP इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देन P ब्लॉक। कंफर्म है। अगर आप n जो आपका जो भी n आया, इसका n 5 है, क्या आपको इसके 5p में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। इसका n जो है वो 3 है, क्या आपको इसके 3p में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो ये p ब्लॉक का है, इसका ब्लॉक निकल जाएगा। जब कभी भी np में इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो p ब्लॉक का होगा। अगर np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, तो फिर वो क्या हो सकता है? s हो सकता है, d हो सकता है और f भी हो सकता है ना। फिर इसमें भी एक कहानी है, और वो कहानी क्या है वो सुनो। वो कहानी ये है कि इफ NS1 और 2 प्रेजेंट विद empty n-2 n-1d and n-2 f सबशेल, देन ये कंफर्म एस ब्लॉक होगा। और अगर ये हो गया, एंड इफ NS1 और 2 प्रेजेंट विद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d and n-1f, सॉरी n-2f, तो फिर ये क्या होगा? ये D हो सकता है और F हो सकता है। तो सर D और F को कैसे पहचानेंगे? वैसे उनके जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाता है, फिर भी पता नहीं चले तो D और F में क्या करो? इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लो। F के एटॉमिक नंबर्स तुमको पता है, 58 to 71 और 90 से 103। बस ये पता है तो आपको D और F का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि भाई तेरे को D और F के, क्योंकि देखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहां है? S में नहीं है, P में नहीं है, कहां है? D में है, F में है। मतलब F होते हुए भी D में कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। हालांकि वो एटॉमिक नंबर्स अब तुम्हें अच्छे से याद है, जैसे लेंथेनॉइड में है तो सिनेमा गदर लुट गई, उसके D में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो है F ब्लॉक के, तो वो वैसे ही दिख जाएंगे आपको। और एक्टिनॉइड्स में आपको पता है एक तो 90, एक 91, 92, 93, एक 96, एक 103। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके D में इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो है नंबर के हिसाब से F ब्लॉक, वो भी आपको पता है। तो ऑलरेडी वो चीज अपन कर चुके हैं कि अपन सॉर्टेड है अपना सब कुछ। घबराइए नहीं कि जब आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आप अपना प्रीवियस नॉलेज लगा सकते हो वहां पे कि हाँ हाँ ये तो एक्सेप्शनल है, ये चीज है। अब बात आती है कि जो ये मैंने लिखा, अब सुनना, ग्रुप कैसे निकालते हैं। अगर आप यहां से ब्लॉक पकड़ लेते हो तो अगर आपका S ब्लॉक आता है तो NS में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। मतलब NS1 है तो ग्रुप नंबर 1 और NS2 है तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद P ब्लॉक आ गया आपका। कैसे आ सकता है P ब्लॉक? P ब्लॉक एक ही कंडीशन में आ सकता है, जो आपके N की वैल्यू आएगी उसी के P में, यानी कि NP में इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ही P ब्लॉक होगा। और फिर कैसे निकालना है? तो P ब्लॉक को निकालने का तरीका है 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए आप। NP1 है तो 12 और 1 13 ग्रुप हो जाएगा, NP2 है तो 14 हो जाएगा, NP3 है तो 15 हो जाएगा, NP4 है तो 16 हो जाएगा, NP5 है तो 17 नंबर ग्रुप हो जाएगा। जितने P में इलेक्ट्रॉन से आप उसमें 12 ऐड कर दीजिए, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा।
ठीक है भाई। उसके बाद डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक का निकालते हैं NS, और डी ब्लॉक होगा भी कब? जब NS के साथ N-1 डी में भी इलेक्ट्रॉन्स हो तो डी ब्लॉक बोलेंगे। तो मान लो NS के साथ N-1 है तो आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दीजिए, वो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। NS में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को जोड़ लीजिए, वो हो जाएगा। F ब्लॉक ऑलवेज थर्ड ग्रुप। F ब्लॉक अपने चिंता से ही मुक्त है। F ब्लॉक के ग्रुप निकालने की टेंशन ही नहीं है। बोले पहले मेरा ब्लॉक पता करो, F ब्लॉक कहता है अगर तुम्हें ब्लॉक पता लग गया तो मेरा तो ग्रुप सबके आगे 3 ही लिख देना, मैं तो एक ही ग्रुप में रहता हूं। एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिया, मैं बोल रहा हूं 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6, ये लिख दिया मैंने 3s2 3p6। उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया 3d5 4s2। अब देखो ये क्या है? nth शेल है। ये क्या है? N-1d है। अब होने को क्या ये NS2 है? यस। लेकिन क्या इसे S ब्लॉक बोल दूं? नहीं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक कम डी में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको। रीजन क्या है? N- इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1d। अब ये F भी हो सकता था, अब ये F वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वरना F के लिए भी ऐसा सोच सेम रीजन चलेगा, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? P ये हो नहीं सकता, है ना। Np इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, क्योंकि आपको कहीं 4p में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? ये तो 3p है, 3p Np नहीं है बेटा, ये तो एक कम है। N तो उसको बोलते हैं जो सबसे लास्ट वाला बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये P ब्लॉक तो नहीं है, P ब्लॉक ये नहीं है, ठीक है। S ब्लॉक ये नहीं है, F ब्लॉक का कोई काम है नहीं, तो इसका मतलब है ये सीधा सीधा क्या है? D ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं? तो NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1d इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ते हैं बेटा। तो NS इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और यहां इनमें कितने हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 7वां ग्रुप हो जाएगा। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 7वां ग्रुप हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं। ये सब करवाना पड़ता है, प्रैक्टिस के बाद बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है। वो F वाला भी करवा देता हूं मैं आपको, समस्या खत्म हो जाएगी आपका। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है जीनोन, ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ है 4f, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 5d1 लिखा हुआ है, और फिर 6s2 लिखा हुआ है। अब यहां से एक चीज तो तय हो गई कि np इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, मतलब p ब्लॉक तो नहीं है। चलो p ब्लॉक हटा दिया हमने, लेकिन अब इसको देख के पता है दिमाग में क्या आता है? s मानू कि d मानू कि f मानू? क्योंकि ns2 तो है, NS2 तो है, तो क्या S ब्लॉक है? नहीं। पूछो फिर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्या? N-1d में भी है एंड N-2f में भी है। तो इसका मतलब या तो D होगा या F होगा, या तो D होगा या F होगा। अब इसको आप टोटल अगर निकालते हो तो किसी डी में F इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होंगे। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसा तो नहीं होगा जिसमें F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा। 7 नहीं हुआ तो या तो वो पूरा भरा होगा या वो खाली होगा, या तो वो पूरा भरा होगा या वो क्या होगा भाई? खाली होगा। या तो वो पूरा भरा होगा या वो खाली होगा। भाई F0 हो सकता है या F14 हो सकता है, आधा अधूरा तो कैसे होगा? तो इसका मतलब है ये तो फिर F ब्लॉक हो गया, और F ब्लॉक आ गया तो ग्रुप तो सीधा लिख दो। तीसरा पीरियड साफ दिख रहा है 6, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वही है। ऐसे निकालते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। छोटे छोटे तो आप आसानी से कर लोगे, जैसे ये वाला है जीनोन है, 6s2 है, सीधा है बेचारा, कहीं पे कहीं पीछे आगे पीछे N-1d में देखो Np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पीरियड इसका 6 हो गया, पीरियड इसका क्या हो गया बेटा? 6 हो गया, दिख रहा है वो तो। फिर ना तो Np इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, और N-1d और N-2f में भी नहीं है। अंदर वाले d और f भरे होंगे, मैं एक कम d और 2 कम f की बात कर रहा हूं। अब कोई मान लो इसके 5d में इलेक्ट्रॉन हो तो बात करेंगे,
हो सकता है 4D और 3D इसके अंदर होंगे, भरने दो, उससे हमें पता नहीं, हम तो एक कम डी को देखते हैं, वो इसमें नहीं है, तो ब्लॉक इसका ऐसे ही हो जाएगा फिर, और ग्रुप जितने एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही जोड़ दो, हो जाएगा 2। ये देखो, ये वाला हमने अभी पीछे ही किया है, जस्ट यही है, छठा ग्रुप है, सेम है, सेम आ गया। ब्लॉक इसका क्या, सॉरी ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, एफ, तो ग्रुप फिर तीसरा ही कर दो, निकालना ही नहीं है। जैसे ये 4s2 3d10 है, अब ये पीरियड कौन सा हो गया, 4, अब 4 से एक कम डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो एस ब्लॉक तो नहीं हो सकता, पी ये है नहीं, है ना, तो ये बचा डी, क्योंकि एफ इसमें होने का चांस नहीं। डी कैसे जोड़ते हैं, डी के ग्रुप जोड़ते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो, मतलब 10 + 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ये रहा वो स्पेशल केस कि इसका पीरियड तुम 4 लिखोगे, नहीं ये 5वां है, पैलेडियम है बेटा, ये क्या है, पैलेडियम है। फिर ये भी डी ब्लॉक का है, 10 और 0, अब इसमें तो एनएस में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई बात ही नहीं, 10 और 0 10 ही होते हैं, तो ग्रुप हो जाएगा। फिर आया ये 7s2 5f14, 7s2 5f14 को देखो जरा, 7s2 5f14, पहली चीज रेडोन भर चुकी है, मतलब 7वां पीरियड चल रहा है, 7s से भी देख सकते हो। उसके अलावा 2 कम f में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसके अलावा 2 कम f में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, मतलब f ब्लॉक है, ये डी में इसमें है ही नहीं, दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। उसके अलावा ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो तीसरा तो पीरियड होगा, और एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो पी हो गया, और 12 में 3 जोड़ दो तो 15 हो गया, 12 + 3 एनपी इलेक्ट्रॉन्स, ये जोड़ दिए। यहां पर भी चौथा पीरियड हो गया, एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो पी ब्लॉक हो गया, और 12 + 2 14 हो गया, 12 + 2 ऐसे निकल जाता है, ये समझ गए बात को, ऐसे निकलता है, ठीक है। आओ आगे, अब आता है वो छोटा सा पार्ट नोमेनक्लेचर वाला। आईयूपीएससी ने बोला कि 100 से ऊपर के नाम मैं लिखवाऊंगा, सबने बोला लिखवा दे, तो बोला 0 वाले को नील कहेंगे, 1 वाले को अन कहेंगे, 2 वाले को बाई कहेंगे, और 3 वाले को ट्राई कहेंगे, 4 को क्वाड कहेंगे, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को सेप्ट कहेंगे, 8 को ऑक्ट कहेंगे, लेकिन 9 को नॉन नहीं कहेंगे, ENN एन कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पे आपको 105 का नंबर लिखना है, जेड अगर 105 है तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, तो 1 का लिखोगे आप 1 0 और 5, इसका क्या लिखोगे अन, इसका लिखोगे नील, और इसका क्या लिखोगे पेंट, और इन सब में एक सफिक्स यूज होता है ना, सफिक्स जो है वो यूज होता है, सफिक्स ईएम इज यूज्ड, ईएम सफिक्स सब में लगाना है, तो इनके आगे क्या लगा दोगे, ईएम, तो क्या नाम हो जाएगा ये, अननिल पेंटियम, अननिल पेंटियम। और आप यहां से सिंबल ले सकते हो, इसका ले लो, इसका ले लो, और इसका ले लो, तो इसका नाम हो जाएगा UNP। सफिक्स का कोई भी सिंबल नहीं लेना है, सिंबल अगर उठाना है तो आपको क्या करना है, इनके आगे आगे के नाम लेने हैं, सफिक्स का कोई भी आपको नहीं निकालना है, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपको एग्जाम होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको क्या दे रहा हूं बेटा, होमवर्क कर लो, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो होमवर्क में 112 का लिखो, 110 का लिखो, 101 का भी लिख सकते हो आप, है ना, 109 का लिखो, 106 का लिखो, 116 का भी लिखो, कर लोगे, बहुत है, इतने सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। सफिक्स सब में ईएम रहेगा, करेक्ट भी। और ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इनकी ट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, इनकी ट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है भाई। बाकी आप इसे चाहो तो होमवर्क, फिर तो होमवर्क बचा नहीं है वैसे, देखो मैं सही बताऊं तो, पर फिर भी एक बार नोट कर लेना कि ये सारे नाम हैं, देख के मत लिखना वो जो होमवर्क दिया है वो, है ना देख के मत लिखना नालायकों, ठीक है भाई। चले आगे, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कुछ पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये टॉपिक है वैसे अजीब सा, पर इससे सवाल आते हैं। आप नीट 2022 का सवाल देखिए, कह रहा है एटॉमिक नंबर 119 का आंसर बताओ भैया। 119 क्या होगा, अन होगा, अन एनियम, तो अन एनियम ही होगा, एक ओटियम है ना, नील ये हो नहीं सकता, अन अनियम 111 का होता है, ये रहा देखो, अन एनियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका।
उसके बाद देखो ये वाला फिर से एक नीट 2020 में भी एक सवाल पूछा है, लेकिन इसमें एक चक्कर है। इसमें चक्कर क्या है कि पहले आप एक काम करो, अनिल अनिल अनियम है मतलब 101 है, अनिल ट्राइयम है मतलब 103 है, अनिल हेक्सियम मतलब 106 है, और अन अनियम है मतलब अन अनियम है तो 111 है। अब आपको ये नंबर्स पता है और वो ट्रिक्स पता है। कौन सी वाली ट्रिक पता है आपको, याद करो, हंस मत, है ना, डरमा रोग नहीं होता कोपर से, ये कुछ याद है ना आपको कि फ्लाइंग मॉस्किटो इन ड्राइंग रूम वाला है ना, वही चीज सेम। ठीक है भाई, मतलब मेरे को भी ज्यादा ट्रिक्स याद नहीं रहती, मैं खुद भी ट्रिक्स बना लेता हूं पर मुझे ट्रिक्स याद नहीं रहती, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं। तो आपको देख के वहां से ये होमवर्क कर लेना है ना, क्योंकि मैंने कहा था एक तो ये तरीका है नाम का और एक इनके ऑफिशियल नाम है। अब ये मैच करवा रहा है कि बताओ कि किसका नाम कौन सा है। अगला सवाल क्या है, कह रहा है 114। 114 से तुम्हें क्या निकाल, अगर आपको एमडीजे काम नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं कैसे काम आता है। 114 से ये समझ आ गया कि इसका 14th ग्रुप है। ठीक है, दूसरा ये है इसका पीरियड समझ में आ गया, इसका पीरियड जो है वो भी 7 है, और 14वां ग्रुप है तो ये पी ब्लॉक है। अब ये क्या कह रहा है, द एलिमेंट ZX1114 हैज बीन डिस्कवर्ड बाय रिसेंटली, इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप खुद सोचो, शुरू कहां से होता है, 13th ग्रुप से होता है जिसमें P1 होता है, 14th ग्रुप से होता है मतलब P2 होता है, 15th ग्रुप से होता है मतलब P3 होता है, 16th ग्रुप में होता है मतलब P4 होता है, 17th ग्रुप में होता है मतलब P5 होता है, और 18th ग्रुप में होता है मतलब P6 होता है, ऐसा ही होता है। तो अब ये कह रहा है कि भैया 14th ग्रुप है, हमने निकाल दिया। 14th ग्रुप वाला जो है वो कहां मिलेगा आपको, P2 में मिलेगा, पीरियड इसका 7वां निकलेगा। तो एक बात तो ये तो तय हो गई कि भैया 7वां पीरियड निकलेगा और 7P2 चाहिए हमें, हमें 7P2 चाहिए। 7P6 नहीं हो सकता, 7P5 नहीं हो सकता, 7P1 नहीं हो सकता। ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। सवाल नीट 2017 का था। आइए, इन द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर 4D। अगर पीरियड फोर्थ है तो जो डी भरा जाएगा वो n-1D होगा और वो 3D होगा। 4D में नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, 3D में होगा, जो कुछ होगा 3D 1 to 10 होगा। तो 4D में कैसे आ सकता है, तो 0 ही होगा। 4D तो 5वें पीरियड में भरना स्टार्ट होगा, 4D तो 5वें पीरियड में भरना स्टार्ट होगा। फोर्थ पीरियड में 4D सबशेल हो सकती है, लेकिन वो भरना 5वें पीरियड में स्टार्ट होती है। जब भी कभी सवाल आए कि चौथी शेल में कौन कौन सी सबशेल्स हो सकती हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। और कोई पूछे कि फोर्थ पीरियड में कौन सी सबशेल्स हैं, तो फिर वो भरने वाले से देना होगा, N+L रूल से देना होगा। तो होना और भरना दो अलग बातें हैं, यहां भरने वाली बात हो रही है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 6 है तो 6 तो होता है SFDP। अब SFDP के हिसाब से देख लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, तो आंसर बचा SFDP। चलो खत्म, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, ईयर लिखा हुआ नहीं है बट ये भी पूछा हुआ है। पीरियड नंबर किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होता, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, कि जो सबसे बड़ी n की वैल्यू होती है उसे ही हम पीरियड नंबर बोलते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग फॉर्म ऑफ 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 5th पीरियड। हाँ सही है ना, SP SDP वाला केस है ये। SDP वाले में 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आ जाएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड आर सेम, नहीं, एक पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते, ग्रुप में सेम रहते हैं, ग्रुप के अंदर सेम रहते हैं, है ना, ग्रुप के अंदर सेम रहते हैं। सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ग्रुप में सेम रहते हैं, ग्रुप में सेम रहते हैं। थर्ड ग्रुप में 32 एलिमेंट है, बात तो सही है। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेट्स इन सेम ग्रुप, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब है आंसर हमारा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट था तो आंसर क्या जाएगा बेटा, दूसरा जाएगा। पीरियड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, जैसे बेरिलियम है तो 2s2 है, बोरोन है तो 2s2 2p1 है तो 3 हो गए, कार्बन है तो 2s2 2p2 है तो 4 हो गए, क्योंकि शेल तो पूरी 2 नंबर है, उसकी 2 सब शेल है 2s और 2p, तो चेंज हो जाते हैं बेटा वो।
लेंथेनॉइड्स वो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो सेवंथ पीरियड में नहीं होते हैं, वो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो सिक्स्थ पीरियड में होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर ये नहीं होते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं जो सेवंथ पीरियड में नहीं होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं जो सिक्स्थ पीरियड में होते हैं, और एटॉमिक नंबर भी ये होते हैं, और इनमें 4f भी लगातार भरा जाता है। ये लो भैया, AIPMT 2004 का सवाल था, उड़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड? नंबर देखो, एटॉमिक नंबर एक्टिनोइड, ये 65 वाला कहां से आ जाएगा एक्टिनोइड? लोग खटाखट खटाखट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज थर्ड। लार्जेस्ट ग्रुप क्या होता है बेटा? थर्ड होता है। लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस होती है। अब इनमें से इनर्ट है, इनर्ट गैस तो सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिफ्थ पीरियड वाली ये है, क्योंकि रेडॉन सिक्स्थ पीरियड की है और ऑर्गेनेसोन जो है वो सेवंथ पीरियड की, और ब्रोमियम तो खैर है भी नहीं लास्ट एलिमेंट। क्या कह रहा है? लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, ये लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक है, इसका मतलब है ये P6 होगा, और ये सिक्स्थ पीरियड है, इसका मतलब ये 6P6 होगा, और ये तो 6P6 ढूंढ लो फिर। मैं क्या ऐसा क्या पूछ रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? ले भाई, ये हो गया फटाक से सवाल। समझ आ गई बात? आगे चले, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं करवा रहे हैं हम। आयरन का ये कर लेना है, अब आयरन के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं ना, 3d6 4s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? चैल्कोजेंस, हैलोजेंस। हाँ, चैल्कोजेंस होते हैं बेटा ग्रुप 16th वालों को बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को। हैलोजेंस बोलते हैं ग्रुप नोट कर लेना, ये मैंने नहीं करवाया हो तो, ग्रुप 17th वालों को बोलते हैं। निकोजेंस होते हैं ग्रुप 15th वाले। नोबल गैस होते हैं 18th ग्रुप वाले। तो ठीक है, ये चीज देख लेना, इनमें से कौन सा क्या है देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ट्रिक्स के हिसाब से निकाल देना, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है पर निकाल देना, है ना, क्योंकि अब ये तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल तुम किस हिसाब से देखते हो, तो प्रैक्टिस वाला है। तो आपको इसमें जरूरत पड़ेगी उस 104 से लेके 118 तक की जो ट्रिक मैंने दी थी। टेंशन हो गई ओ गॉड वाली, टेंशन हो गई ओ गॉड वाली, ठीक है, तो वो देख लेना भाई। चलो, क्या है भाई? ये है, क्या कह रहा है ये? रेडॉन 5f14 6d1 7s2, ये आपका 103 है। 103 का नाम पूछ रहा है तो ये होमवर्क कर सकते हो आप। 103 का नाम पूछ रहा है तो ये आप क्या कर सकते हो? होमवर्क कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरे यार, ये होमवर्क कर दे, ये जेई मेंस के क्वेश्चन तुम होमवर्क कर लिया करो यार। नीट का हो तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछता है, ये भी कर लेना यार होमवर्क। 119 का नाम क्या? होमवर्क कर लेना है। जेई मेंस के सवाल तुम कर लिया करो यार, इजी आते हैं। द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग। अब इसमें से कौन है जो सेम पीरियड का नहीं है ना, आप खुद सोच लेना, है ना, होमवर्क कर लेना। है तो पीरियड पूछ रहा है बेटा ना, ग्रुप वगैरह नहीं पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये 2025-23 जनवरी का सवाल है, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ट्रिक्स सही हो जाएंगे, निमोनिक्स सही हो जाएंगे। क्या कह रहा है? हाँ, ये थोड़ा सवाल ठीक है, ऐसे सवाल गलतियां करवाते हैं स्टेटमेंट वाले। चलो आओ, क्या कह रहे हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ना बाबा ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यस, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एलिमेंट्स हैविंग सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, करेक्ट पूछ रहा है ना, पहली चीज तो ए वाले तो काट ही दो लो, क्योंकि ए तो गलत है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। द एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन सेम पीरियड में अरेंज नहीं होते बेटा, वो सेम ग्रुप में अरेंज होते हैं, मतलब सी भी नहीं चाहिए। तो फिर तो बचा ही सिर्फ यही डी और ई। देख लेते हैं क्या कह रहा है डी और ई है। सुना, गड़बड़ हो जाएगा। नोट, ओ सॉरी 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 सॉरी, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया भैया। नोट ट्रू पूछा है, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी सिली मिस्टेक्स होती है, घबराना नहीं है बेटा, सिली मिस्टेक्स हमसे भी होती है। हो गई ना, देख अभी नोट ट्रू पूछा है, उल्टा सुल्टा काम कर दिया, सॉरी। लो, अब इसका मतलब है हमें तो बी तो चाहिए ही नहीं, तो बी नहीं चाहिए तो यहां से कट गया। उसके बाद हमें ये एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन द सेम पीरियड। हाँ, ये वाला भी, सॉरी ये वाला तो गलत है, तो ये आंसर में होना चाहिए, मतलब बी होना चाहिए, सी होना, सॉरी ए होना चाहिए, सी होना चाहिए।
ए होना चाहिए और सी भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सी नहीं है तो इसे भी काट दो आप, और इसमें ए नहीं है तो इसे भी काट दो आप, तो ए सी ई हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट फिल ऑर्बिटल, ये तो सही है, हमें गलत आंसर निकालना है, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज द सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर नहीं होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दुगुने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो उसके बराबर होते हैं, ऑर्बिटल्स के तो दुगुने होते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमारा कौन सा, ए सी ई, वही हमारा आंसर भी आ रहा है, ए सी ई पहले से, अगर एलिमिनेशन वाले से देख ले तो। अगला कह रहा है 4f और 5f सीरीज के एलिमेंट्स को नीचे अलग से रखा गया है क्लासिफिकेशन के नियमों को प्रिजर्व करने के लिए, बढ़िया बात है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म ऑफ नेचर, नहीं, ये एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं, एस ब्लॉक वाले जो होते हैं बेटा हाईली रिएक्टिव होते हैं। और मुझे पता है यहां बैठा हुआ हर बच्चा सोडियम की पानी के साथ रिएक्शन तो देख ही चुका है, तो प्योर फॉर्म में तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो फिर इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, जैसे सोडियम वगैरह है उनको केरोसिन में रखा जाता है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है बेटा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 55 प्रोटॉन्स हैं, उसमें कितने एस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जरा लगाओ दिमाग, पहली चीज तो कि 1s पीरियड नंबर 1, 2s, 3s, 4s और 5s, ठीक है, और 6s। 5s का लास्ट जीनोन 54 खत्म होगा और यहां आपका 55 स्टार्ट होगा, जो कि पीरियड 6 होगा, यानी कि 5 पीरियड भर चुके हैं। जो 55 नंबर है वो क्या है, आपका सीजियम है। तो 5 पीरियड भर चुके हैं, कितने पीरियड भर चुके हैं बेटा, ये 6s1 है, ये सीजियम है, तो सीजियम प्लस क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 6s 0 हो जाएगा। मतलब 6s में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया यूनिपॉजिटिव में, लेकिन ये तो केवल 6s के इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, ये तो कह रहा है s इलेक्ट्रॉन बताओ। तो s इलेक्ट्रॉन में इसका मतलब है जब आप 6s पे पहुंचोगे तो यहां आने वाले ये सब s भर चुके होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 2 करके आप 10s इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2, ये 1 2 3 4 5। अगर ये यूनिपॉजिटिव नहीं बोलता है ना, यूनिपॉजिटिव नहीं बोलता, सीजियम प्लस नहीं बोलता, तो 11 हो जाता, क्योंकि एक 6s1 में भी होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के टोटल s इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सब निकाल सकते हो आप, है ना, क्योंकि पता है हमें कि 6s यहां आएगा, छठे पीरियड से शुरू होता है, उससे पहले s तो ये सारे तो s भर ही चुके होंगे ना कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट, ये वाला तो तुम कर लेना यार, होमवर्क है, होमवर्क है बाबू। चलो आगे, यस, कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, जो कि एनसीईआरटी की लाइंस हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, मेटल्स वो होते हैं जो मोर देन 78% जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनके 78% मेटल्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है बेटा वो क्या होता है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। नॉट सीजियम और गैलियम भी गर्मियों के दिनों में जो है वो लिक्विड बन जाता है ना, सीजियम और गैलियम भी। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा फिर। वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, और मेटल जो है वो गुड कोऑर्डिनेशन नहीं बेटा, कोऑर्डिनेटर्स नहीं, कंडक्टर होगा, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो पहली चीज नंबर में बहुत कम है, और टॉप राइट में मिलते हैं, मोस्टली पी ब्लॉक में मिलते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और लेकिन ये ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, Br2, है ना, ये वाला। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड्स आर जनरली ब्रिटल, नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल को आप मारते हो तो वो फैलता है, लेकिन ये टूट जाते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं,
इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि ये चीजें बदल जाती हैं 12th में जाके, ये फिर बदल देते हैं, बट ठीक है, मेरे को नहीं मतलब, मैं दीज अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th क्लास पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा देना, ऐसी चीजें कोई मतलब आप नोट्स में नोट करो ये भाई, कोई जरूरी नहीं है। जहां मैंने लिखा डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से, मतलब वो आपके पास एनसीईआरटी में है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा आगे हम बहुत जगह करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज को। अब हम कहां आने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पे आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। तो अब हम प्रॉपर्टीज पे शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज है जो हर प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालेगी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाली एटॉमिक साइज हो गई, आगे आने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आगे आने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, यानी कि 4 आने वाली आगे प्रॉपर्टीज के फैक्टर्स में ये चीज आपको नजर आएगी। तो इसका मतलब है इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इनके ऑर्डर्स नहीं पूछे जाते, इनके ऑर्डर्स नहीं पूछे जाते, इन्हें कोई ब्लॉक वाइज स्टडी नहीं की जाता कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में क्या है, ऐसे कोई, क्योंकि वो रेगुलर होते भी नहीं है, ये कैलकुलेशन से निकलते हैं। लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो समझना बहुत आसान है। कैसे, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्क्रीन का मतलब होता है एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में आने वाली चीज। मान लीजिए ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके और न्यूक्लियस के बीच में आने वाले अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को कम करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है कि मान लीजिए एक इंसान यहां पे बैठा है ना, एक इंसान क्या है बेटा, एक इंसान यहां पे बैठा है इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है देखना चाह रहा है किसको, ये जो है वो अपनी आंखों से कहां देखना चाह रहा है, बाहर बैठे हुए एक इंसान को। ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप कहते हो कि बीच में ऐसे लोग आ जाएं जो बहुत पास पास बैठे हों, तो ये बेचारा नहीं देख पाएगा। मतलब एक अच्छी स्क्रीन डेवलप हो जाए, एक अच्छी शील्डिंग कर दे, शील्डिंग का मतलब होता है कवर, तो ये जो आएंगे ये स्क्रीनिंग कहलाएगी, ये जो बीच में आएगी ये क्या कहलाएंगे, स्क्रीनिंग कहलाएंगे। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करते हैं। इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि न्यूक्लियस क्या करना चाहता है, न्यूक्लियस तो बाहर से इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, न्यूक्लियस तो इसे अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देना चाहते हैं। तो इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन पर जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगना चाहिए था उतना तो नहीं लगता। क्यों, क्योंकि बीच में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, उसे रिपल्शन करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। तो बताओ शील्डिंग किसका काम हुआ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का या उससे अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का। तो सर शील्डिंग का मतलब होता है रिपल्शन फोर्स, शील्डिंग का मतलब होता है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन बना दे, शील्ड बना दे। तो मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स फोर्स कौन सा लगा रहे हैं शील्डिंग के लिए, रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। सो बेसिकली ये जो आपका शील्डिंग होता है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कह दो, शील्डिंग कह दो, ठीक है, और या फिर सिग्मा कह दो, ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किस पर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, ये रिपल्सिव फोर्स है। अब ये तो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो इस पे अट्रैक्शन लगाना चाहता है। अब मतलब ये बंदा तो अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है, लेकिन बीच में आए हुए लोग रिपल्शन लगा रहे हैं। तो क्या बताओ, जब काम ही उल्टा हो रहा है तो जितना इसको अट्रैक्शन लगाना चाहिए था उतना लगाएगा क्या, नहीं। कम कौन करेगा, बोले ये वाले लोग।
मतलब अगर आप नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे तो वो कम ही आएगा। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निकालोगे तो कम ही आएगा, बिकॉज वो कम हो जाएगा कुछ कुछ रिपल्शन की वजह से जो कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए शील्ड और स्क्रीन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस attraction between nucleus and that distant outer electron which is also known as test electron, जिस पे आप ये पता कर रहे हो कि अट्रैक्शन कितना लग रहा है। तो ये कह रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक शील्ड और स्क्रीन की तरह काम करता है, जो क्या करता है, अट्रैक्शन एक्चुअल में जितना इस न्यूक्लियस और इसके बीच में लगना चाहिए था उसको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद है ना क्या करता है, शील्डिंग इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना कि ऐसे तो होने को ये भी इसी शेल का इलेक्ट्रॉन है, पर सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग करते हैं। सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग करते हैं। वो तो उस इलेक्ट्रॉन से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेग्लिजिबल नहीं करते हैं, वो अच्छा करते हैं। तो जो भी आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो मोस्टली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होता है, उस पर उसको शिल्ड करने वाले मोस्टली कौन होंगे, अंदर वाले होंगे। ये मेन प्राइमरी फंक्शन किसका होता है, शील्डिंग, इसका होता है। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या होगा सर। एक शेल में तो डिफरेंट सब शेल्स भी होती है सर, तो वो तो एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। तो आप बताओ सर कौन सी क्या करेगी, तो मैं बताता हूं। इसमें ऑर्डर होता है शील्डिंग एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ होता है बेटा। इनकी शील्डिंग्स पुअर मानी जाती है, इनकी शील्डिंग क्या होता है, पुअर सिग्मा होता है। और इनका जो पुअर सिग्मा होता है, मतलब अगर देखा जाए तो इनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। अब सवाल भी करेंगे अपन इनसे रिलेटेड, इससे वैसे इस प्रॉपर्टी से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आता, ठीक है, कि शील्डिंग, ये तो समझना जरूरी होता है। अब फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, तो वही कि शील्डिंग के बाद न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, वो कितना बचा। जैसे मान लो लगना चाहिए था 10 और मान लो 3 कम हो गया। 3 क्या है, रिपल्शन। लगना चाहिए था मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे वो लगना चाहिए था। ये जो आएगा ये आपका आएगा जेड इफेक्टिव। जेड के आगे ही इफेक्टिव लगा दिया, मतलब जितना जेड लगना चाहिए था उतना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका फॉर्मूला बनेगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टोटल अट्रैक्शन जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर मानेंगे हम इसको। और ये जो है ये होगा आपका टोटल रिपल्शन, और ये जो है आपका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो नेट फोर्स निकालना है। ये नेट वर्ड यूज जहां होता है जहां पर चीज जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाता है। जैसे कंपनी क्लेम माइलेज किसी कार का 20 है, लेकिन जब आप उसे लाते हैं है ना और चलाते हैं, सामान्य दिनों में अपने पास रखते हैं, चलाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 20 तो नहीं है, कम हो जा रहा है। सड़क खराब है, ब्रेक्स ज्यादा लग रहे हैं, ट्रैफिक है, गाय आ गई, भैंस आ गई, है ना, और स्कूटी आगे आ गई, तो इन चीजों से थोड़े से क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं बेटा, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी शील्डिंग लो होती है। तो आपसे पूछेगा कि किसमें सबसे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सोच के देखो किसमें होंगे। आप इसका एटॉमिक नंबर निकालो, ये सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आ रहा है मेरे ख्याल से इसका, इसका 103 एटॉमिक नंबर आ रहा है, राइट। जिसका अब इसका एटॉमिक नंबर, अब आप खुद सोचो, आपको यहां सिर्फ 14 दिख रहा होगा, यहां 1 दिख रहा होगा। मैं कह रहा हूं आप इसको उधेड़ो, इसको जब आप उधेड़ोगे तो उसमें आपको 4f भी मिलेगा, इसमें आपको 3d भी मिलेगा, आपको 4d भी मिलेगा, और इसका आपको 5d भी मिलेगा। ये 10 भी मिलेंगे, ये 10 भी मिलेंगे, ये 10 भी मिलेंगे, ये 14 भी मिलेंगे। 3d 4d 5d इसमें होंगे, 4f भी इसमें होंगे। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 30 तो ये हो गए और 28 ये हो गए, 30 28 कितने हो गए,
58 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर यही हो जाएगा। तो है तो इसी के अंदर ना, तो ये 58 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लेके बैठा है जो लो शील्डिंग है। 58 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं है, अरे तो बात वही होगी ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है देख, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है सोच के देख। अब इसके अंदर तुम्हें दिख रहे हैं ये 14, तुम्हें दिख रहे हैं ये 10, लेकिन सोच के देख इसमें क्या होगा, इसमें 3D होगा 10, इसमें होगा 4D होगा 10, लेकिन इसमें F तो इतना ही होंगे, तो ये 10 10 20 और 10 30 और 14 44। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, क्योंकि किसी एलिमेंट में जितने डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब लो शील्डिंग ही तो होंगे, वो इस 7s2 को अच्छे से शील्ड थोड़ी कर पाएंगे। 7s2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा रेडोन से के न्यूक्लियस से, मतलब इस एलिमेंट के लोरेंशियम है ये ना, 103 है ना ये, तो लोरेंशियम है ये। सोच के देखो, समझ गए बात को? तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। चलिए फिर आता है जनरल ट्रेंड है ये जेड इफेक्टिव का, बेस्ड ऑन स्लेटर्स रूल है ना, कैलकुलेशन है, नॉट इन सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मेनली फॉर द नॉर्मल एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, है ना। और इसमें ये टॉप टू बॉटम इज नॉट इंपॉर्टेंट बट लेफ्ट टू राइट इज इंपॉर्टेंट, ऑल दो टॉप टू बॉटम यहाँ लिखा हुआ है, देखो टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज होती है ना, टॉप टू बॉटम जो है वो शेल इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर शेल्स में बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका सोडियम है, तो आप इसको बनाओगे ऐसे 1 2 3, तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, तो ये 3s1 होने के कारण यहां पे इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है। फिर अगर आप बोलते हो पोटेशियम, तो पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये 4s1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। तो जैसे ही आप यहां आ रहे हो है ना, आप रुबीडियम पे चले जाओ, रुबीडियम 5s1 होता है, 1 2 3 4 5, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, यहां टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हो तो पूरी एक एक शेल इंक्रीज हो जाती है बेटा, ये n इज इक्वल्स टू 4 है, ये n इज इक्वल्स टू 5 है, पूरी एक एक शेल इंक्रीज हो जाती है। शेल इंक्रीज होने की वजह से अंदर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा अंदर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा कर रहे हैं, सो देयर आर मोर नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट एज इनर शेल्स। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, और अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स अच्छा रिपल्शन करते हैं। ये मैंने कहा कि प्राइमरी फंक्शन होता है इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि रिपल्शन देते हैं। सो रिपल्शन जो इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, विच कंपनसेट इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली अब आप बोलोगे कि सर इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें 19 है, इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें 19 है, और इसमें 37 है, तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, तो सर इफेक्टिव जो जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ना चाहिए। तो ये वही कह रहा है, सुनो ये वही कह रहा है कि मैं मानता हूं कि इसमें प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं जो कि शेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अंदर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिपल्शन की वैल्यू क्या करेगी, इसको कंपनसेट कर देगी, रिपल्सन की वैल्यू उस बढ़े हुए अट्रैक्शन को कंपनसेट कर देगी। इसीलिए ये ओनली वैलिड फॉर एस ब्लॉक जनरली, है ना। तो इन जनरल अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए वो कांस्टेंट हो जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, वो पहले क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जनरली पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो वो क्या रह जाता है, थोड़ा तो कांस्टेंट हो जाता है। जबकि अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड, तो अगर आप देखोगे तो मान लीजिए ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, और यहां से लेके अगर आप यहां तक भी जाओगे, फ्लोरीन तक भी जाओगे या नियोन तक भी जाओगे, है ना,
फ्लोरीन तक भी जाओगे तो वो 2s2 2p5 ही होगा। मतलब इधर से इधर जाने पर तो शेल नंबर है जो n है आपका वो 2 ही है। यहां भी n आपका जो है, यहां पे n की बात करोगे तो वो 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है, और यहां तक भी 2 ही है। शेल नंबर चेंज नहीं होता। इन अ पीरियड शेल नंबर remains constant, hence electron increase in same shell. hence तो लिख दिया, एंड जो सिग्मा है, सिग्मा डू नॉट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। इतना अच्छे से नहीं बढ़ता। दैट्स वाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। देखो जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अगर ये कमजोर पड़ता है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी ये बढ़ेगा, और जहां पे ये अच्छा खासा काम करेगा वहां पे ये इसको बराबर भी कर सकता है। तो पीरियड के अंदर तो क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर तो क्या होता है कि एक ग्रुप से जब आप दूसरे ग्रुप पे आते हो, जंप करते हो, तो डायरेक्ट बहुत सारे एलिमेंट्स का गैप आता है। देखो 11 के बाद सीधा 19 आ गए, और 19 के बाद सीधा 37 आ गए, इसके बाद सीधा और आगे जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जंप ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे तो गैप ज्यादा आता है, और साथ के साथ वहां शेल ही चेंज हो जाती है। तो अगर आप इससे पूछोगे कि तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं अंदर की शेल के बताना, तो ये बोलेगा मेरे पास 1 2 3 4 अंदर की शेल है जो शील्ड करती है। ये बोलेगा मेरे पास 3 है, ये बोलेगा मेरे पास 2 है। यानी कि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा कि जो रिपल्शन है वो बहुत अच्छा कौन करता है, शील्डिंग इज द प्राइमरी कॉज बाय द इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम आने पर इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन अच्छे नंबर में बढ़ते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर ही नहीं बदलता। लेफ्ट टू राइट जाने पर इनर शेल छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ तो रहे हैं लेकिन अंदर की शेल में नहीं बढ़ रहे हैं, उसी शेल में बढ़ रहे हैं। और उसी शेल का मतलब सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना अच्छा इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं करते, तो स्क्रीन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ये याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्या याद रखोगे? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्शन आगे आएंगे तो मैं आपको बताता हूं है क्या ये कहानी, है ना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैं बताता हूं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाए तो क्या करता है ये? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट करता है। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आर जो है वो घटेगी, तो ये क्या करेंगे? पास आएंगे। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कब लग सकता है? बोले जेड इफेक्टिव जब बढ़ जाता है। तो बोले जेड इफेक्टिव कब बढ़ सकता है? बोले जब स्क्रीनिंग कमजोर हो तब जेड इफेक्टिव बढ़ सकता है। यानी कि जब जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा है, तो अगर ये पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है। तो अब किस किस को ये याद है कि हमने पुअर सिग्मा किसका पढ़ा था बेटा? हमने पुअर सिग्मा पढ़ा था क्या? एस, और एस का ठीक था, पी का था, फिर डी का था और एफ का था। ये सिग्मा का ऑर्डर था। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर हुआ करती थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड में देखा, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग क्या होती थी? पुअर होती थी। तो जो डी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुअर शील्डिंग लगती है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन। मतलब डी के इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा पुअर है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा पुअर है,
तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। फिर ये कह रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो कह रहा है 4f के इलेक्ट्रॉन्स का अगर सिग्मा पुअर है, 4f इलेक्ट्रॉन्स का अगर सिग्मा पुअर है कहीं पे, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और अब 4f और 5f में 5f का और पुअर होगा, मतलब आपने ये अगर आप देखें तो 4f और 5f में 5f का और पुअर होगा, 5f इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा और पुअर होगा, तो जेड इफेक्टिव और बढ़ेगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। ये तो इन्होंने जो ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरा सवाल कि जितना सिग्मा पुअर होगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी कि ये तो समझ आ गया हमें, है ना कि जो अगर हम देखें तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। सिग्मा और जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कर दो, अच्छा दिखेगा सिग्मा, है ना, ये लो, अच्छा दिखाना इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो तो ये हो गया बेटा, ये हो गया। जितना कम सिग्मा उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा उतना कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ज्यादा, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन घटेगा। अब आप समझो ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो डी है, अब एफ के अगर मैं बोलूं तो 4f और 5f और सिग्मा पुअर होगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये जो है इसे हमने और ओपन कर दिया, तो ये हो गया इनके सिग्मा का ऑर्डर। तो जैसे जैसे सिग्मा होगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव, ये ज्यादा, ये सिग्मा कम करता है, ये और कम करता है, ये और कम करता है, जितना कम सिग्मा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, है ना। तो ये सिग्मा है, तो इसका मतलब है जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन पावर क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में से ज्यादा पावरफुल तो बोलो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल तो बोलो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे पूछा जाए विच कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट पावरफुल, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट पावरफुल। कहां लगता है, एक्टिनॉइड्स में लगता है और एक्टिनॉइड्स के बाद लगता है। अब ना तो हम एक्टिनॉइड्स इतना डिटेल में पढ़ते हैं और ना ही हम एक्टिनॉइड्स के बाद वाले एलिमेंट्स इतना डिटेल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली सारे ही क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं आ पाती, मतलब आती है पर इतना हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते हम उस चीज को। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमारे काम नहीं आता। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन हमारे काम आती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी लगता है और उनके बाद आने वाले एलिमेंट्स में भी किसी प्रॉपर्टी को अल्टर कर सकता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स में भी लगता है, लेफ्ट टू राइट, एंड पोस्ट लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स में भी लगता है, यानी कि लेंथेनॉइड के बाद आने वाले एलिमेंट्स में भी लग सकता है। तो इसका मतलब है ये दोनों तो हमारे पास काम आ भी जाते हैं। आगे चल के हम बोलते हैं किसी की साइज कम हो गई तो बोलते हैं कि इसलिए कम हुई क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो इसलिए बोलते हैं कि किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ गई कि ये वाला कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। तो जब हम साइज पढ़ेंगे, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, तो हम ये चीजें वापस लेकर आएंगे। मैं वहां नाम लिखूंगा कि देख इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग गया, देख कि इसमें 4f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। ये मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। लेकिन आज के बाद कभी ये रीजंस नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि आगे आने वाला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसी और कारण से लग रहा हो, नहीं, ऑलवेज द रीजन रिमेन्स सेम, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना, will be responsible for the lengthenoid contraction। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो 5f के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके लिए अच्छा एनसीईआरटी लिखता भी है डी एंड एफ ब्लॉक में जाके कि एलिमेंट टू एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे हम ये बात। मैं जस्ट आपको समझाता हूं। बताओ मुझे 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग और 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग में ज्यादा पुअर कौन सी है? बोले ये है। ये ज्यादा पुअर है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल भी होगा? बोले हाँ, क्योंकि जितना कम सिग्मा होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी क्या लिखती है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
एलिमेंट टू एलिमेंट ज्यादा लगता है। मतलब एक एलिमेंट से जब आप दूसरे एलिमेंट पे मूव करते हो तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, बिकॉज पावर में ज्यादा है ना। तो ये लगता है बोले, और इनसे ज्यादा लेंथेनोइड्स है, इनसे ज्यादा ये है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा एलिमेंट टू एलिमेंट लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ये तब जो अलोंग द सीरीज इनके कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, यानी कि ये डी ब्लॉक की सीरीज में किसी में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, ये किसी लेंथेनोइड की एक सीरीज होती है, लेंथेनोइड की सीरीज सीरियम से ल्यूटेशियम तक के साइज के घटने की बात की जाए, और यहां पे थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक साइज घटने की बात की जाए, ये सब मैं उसकी बात बोल रहा हूं। एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो इस तरह से चलता है। सो ऑल्दो अभी इनकी एप्लीकेशंस नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं एप्लीकेशंस वी विल डिस्कस लेटर इन वेरियस प्रॉपर्टीज। हर जगह पे ऐसे नाम आएंगे TCLC, वो तो कम आता है, मैंने बताया भी था वो क्यों आता है कम, क्योंकि वो हम इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट याद करेंगे ये वाला। अभी कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता है क्या सीख के आना है, ऐसे समझना है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, बस ये पता होना चाहिए आपको। इससे हमारे साइज का काम हो जाएगा, इससे हमारा साइज का काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज खत्म करेंगे, और साइज के साथ साइज खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, एक आध लेक्चर अगर पहले में ज्यादा लग जाएगा कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा डलवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, पर परेशान नहीं होना है, ऐसे कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा। तुम्हें खुद भी दिख रहा होगा कि ये कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, मेरे को तो मन नहीं करता कि मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दूं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं सेकेंडरी मानता हूं कि नोट्स कैसे बनाऊं क्या करूं, वो उसका भी मैं कर रहा हूं, प्रिंटेबल नोट्स के लिए बोलता हूं, अभी करेगी टीम। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं छोड़ूंगा कंटेंट, आपके हिसाब से आप देख लो भैया। आप चाहे मुझे कुछ भी बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं शिद्दत से ही पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं देखता कि क्रैश कोर्स से तो भगा दूं, नहीं, मैं शिद्दत से ही पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन मैंने मन उठा दिया पढ़ाने से, तो मुझे तो अभी और कई साल नौकरी करनी है बेटा, पैसा कमाना है ना। अपने काम से मन नहीं उठा सकता, मैं अपने काम को शिद्दत से करूंगा तो ही काम कर पाऊंगा। तो ये चीजें तो मैं वैसे भी नहीं करता, मन उठा के कभी काम करता ही नहीं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।